हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शिवा ज्ञान पाठशाला में स्वागत है। तो जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। जितने भी हमारे बीए सेकेंड सेमेस्टर के छात्र यानी कि शेर और शेरनियाँ हैं, जिनका एग्जाम 20 मई 2026 को लगा हुआ है, भाई साहब दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि मॉडल पेपर 1 में आप लोगों को भारी रिस्पांस और डिमांड के बाद आज हम लेकर आ गए हैं मॉडल पेपर 2। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हम मॉडल पेपर 1 करा चुके हैं। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया करके सबसे पहले उस वीडियो को देखिएगा। आप एग्जाम से 1-2 घंटे पहले भी देख रहे हैं तो भी आप आसानी से वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है और आप अपना एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एक ऐसा पेपर जो आपके एग्जाम की पूरी दिशा और दशा बदलने वाला है। थंबनेल पर साफ साफ लिखा है दोस्तों, जल्दी से देख लो, पेपर ऐसा ही आएगा। तो दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आज की इस क्लास में हम जो क्वेश्चन फोड़ने वाले हैं वो सीधे आपके एग्जाम हॉल में आपको छपे हुए मिलेंगे। चाहे आप MBBU मिर्जापुर और उससे रिलेटेड कॉलेज के स्टूडेंट हैं या दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट हैं और आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है और आप इस बार सेकेंड सेमेस्टर में हैं और आपका एग्जाम जो है MCQ बेस होना है, तो अगर आपका सिलेबस सेम है तो आज की क्लास आपके लिए संजीवनी बूटी है। दोस्तों देखिए, समय बहुत कम है और हमें 1-1 मिनट का सही इस्तेमाल करना है। अपनी पेन और कप निकाल लीजिए और खुद को टेस्ट कीजिए कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है। दोस्तों, मॉडल पेपर 1 में हमने कुछ बेसिक चीज़ें देखी थी, लेकिन मॉडल पेपर 2 में आज हम उन क्वेश्चन को टारगेट करेंगे जो एग्जामिनर के सबसे फेवरेट हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक आपने शिवा ज्ञान पाठशाला पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि किसी प्रकार का कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपका एग्जाम कब है और आप किस यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं। और सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे कोई भी फास्ट अपडेट दिया जाता है। किसी प्रकार कोई डिस्कशन करना हो तो वहाँ पे होता है। तो ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा है कि हु रोट द डिफेंस ऑफ पोएसी। क्या कह रहा है दोस्तों, द डिफेंस ऑफ पोएसी किसने लिखा है? तो इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है दोस्तों। तो इसे लिखने वाले जो थे फिलिप सिडनी थे। कौन थे प्यारे विद्यार्थियों? फिलिप सिडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको केवल क्वेश्चन बताया जाएगा दोस्तों, एक्सप्लेनेशन नहीं कराया जाएगा, क्योंकि आपका एग्जाम कुछ यूनिवर्सिटी जैसे माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी मिर्जापुर का एग्जाम 10 बजे से है और मैं थोड़ा वीडियो अभी बना रहा हूँ। ठीक है, 20 मई को ही, और 20 मई को एग्जाम है, तो कोई घबराने की बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपका एग्जाम 10 बजे से होगा। तो मान लीजिए आप 8 बजे वीडियो देखना शुरू करेंगे तो इजीली 2 वीडियो आप देख सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग वीडियो तो ज़्यादा है नहीं। कह रहा है कि विच लिटरेसी फॉर्म नरेट्स द एडवांटेजर्स ऑफ हीरोइक कैरेक्टर, यानी कि कौन सा साहित्यिक रूप से वीर पात्रों के कारनामों का वर्णन करता है? तो इसको करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सेकंड, इपिक। इपिक मतलब महाकाव्य, महाकाव्य बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि द फेरी क्वीनी इज रिटन बाई, यानी कि द फेरी क्वीन किसके द्वारा लिखी गई? तो इसको जो लिखने वाले लेखक का नाम था, उनका नाम था स्पेंसर। क्या था प्यारे विद्यार्थियों? थर्ड बिल्कुल करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अ पेट्रेचन सोनेट इज डिवाइडेड इनटू, यानी कि एक पेट्रार्कन सोनेट को किसमें विभाजित किया जाता है? तो इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, ऑक्टेव एंड सेस्टेट। ठीक है दोस्तों, यानी कि इतालवी या पेट्रार्कन सोनेट को मुख्य रूप से 2 भागों में डिवाइड किया गया है। शुरुआती 8 लाइन्स को ऑक्टेट और अंतिम 6 लाइन्स को, यानी कि 6 लाइन को सेस्टेट कहा जाता है। आई होप कि आप लोग को वीडियो समझ में आ रही होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 करा प्यारे विद्यार्थियों को विच पोएटिक फॉर्म इज मीन्ड टू द संग, यानी कि कौन सा काव्य रूप गाने के लिए होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, लैरिक। ठीक है, यानी कि गीत। ठीक है, या बीड़ा भी से कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 करा प्यारे विद्यार्थियों की ए नैरेटिव पोयम विथ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स इज ऑफ्टन कॉल्ड, यानी कि अलौकिक तत्वों जैसे भूत प्रेत जादुई शक्तियों वाली एक वर्णात्मक कविता को अक्सर क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है बैलेड। क्या कहा जाता है दोस्तों? बैलेड कहा जाता है, और जिसका अर्थ होता है, बैलेड का मतलब पारंपरिक गाथा गीतों, गाथा गीत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों। कह रहा है कि लाइसिडस बाई मिल्टन इज ए, यानी कि मिल्टन द्वारा रचित लाइसिडास क्या है? तो एक प्रकार का क्या है दोस्तों? तो एक प्रकार का इलेजी है। क्या है? इलेजी, यानी कि इलेजी मतलब शोक गीत है, शोक गीत जिसे बोला जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। कह रहा है कि द मेन एम ऑफ सटायर इज टू, यानी कि सटायर मतलब व्यंग होता है हिंदी में। सटायर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है रिडिकुल ह्यूमन फोली एज। ठीक है, यानी कि जो स्टायर यानी कि व्यंग होता है उसका मुख्य उद्देश्य समाज, राजनीतिक और व्यक्ति की कमियों, बुराइयों, मूर्खताओं का मजाक उड़ाना, जैसे आप लोग भी किसी का व्यंग मारते हैं, या उन पर कटाक्ष करना होता है ताकि उनमें सुधार लाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9
करें कि ट्रेजेडी मेनली एरा यूजेज, यानी कि ट्रेजेडी जिसे त्रासदी के नाम से जाना जाता है, दुखांत नाटक मुख्य रूप से कौन सी भावनाएं जगाती है? तो फियर एंड पीटी, फियर एंड पीटी। ठीक है दोस्तों, फियर मतलब भय और पीटी मतलब करुणा, ये क्या करती है? जगाती हैं भावनाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि कॉमेडी जनरली एंड्स इन, यानी कि क्या कर रहा है कि सुखांत नाटक का अंत यानी कि कॉमेडी का अंत आमतौर पर किस पर होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, हैप्पीनेस पे होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थर्ड बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि अ स्पीच डिलीवर्ड बाई ए कैरेक्टर एलोन ऑन स्टेज इज कॉल्ड, यानी कि मंच पर किसी पात्र द्वारा अकेले दिए गए भाषण को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है सोलिलोक्यू। सोलिलोक्यू कहा जाता है दोस्तों, इसका हिंदी में बोलते हैं उसको स्वागत कथन, यानी कि जब कोई नाटक का पात्र मंच पर बिल्कुल अकेला होकर अपने गुप्त विचार और जोर से बोलकर दर्शकों के सामने प्रकट करता है तो उसे सोलिलोक्यू कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों द प्रोलोग्यू अपीयर्स, यानी कि क्या कह रहा है कि प्रोलॉग यानी कि प्रस्तावना कहाँ दिखाई देता है? तो दिखाई देता है एट द बिगिनिंग ऑफ ए प्ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि इपिलॉग्यू मीन, यानी कि इपिलॉग का अर्थ है, यानी कि उपसंहार का अर्थ है। उपसंहार का क्या अर्थ है प्यारे विद्यार्थियों? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि कंक्लूडिंग सेक्शन, यानी कि इपिलॉगी जो है नाटक या किताब का बिल्कुल अंतिम या समापन भाग, या आप ऐसे भी लिखते हैं तो लास्ट में कंक्लूजन लिखा जाता है, उपसंहार लिखा जाता है। ठीक है, उसी को बोला जाता है, होता है जहाँ कोई पात्र आकर नाटक का सारांश देता है, दर्शकों से विदा लेता है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि हेमलेट वाज रिटेन बाय, यानी कि हेमलेट किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसको जो लिखने वाले थे उनका नाम था शेक्सपियर। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि शेक्सपियर इज नोन एज, यानी कि शेक्सपियर को किस नाम से जाना जाता था? तो इसको जो जाना जाता था बोर्ड ऑफ एवन के नाम से जाना जाता था, बोर्ड ऑफ एवन, यानी कि एवन का महाकवि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है शेक्सपियर रोट, यानी कि शेक्सपियर ने लिखे, तो क्या लिखे? तो इन्होंने कॉमेडीज भी लिखे, ट्रेजेडीज भी लिखे, स्टोरीज भी लिखे, इसलिए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डियर स्टूडेंट 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि मैकबेथ इज ए, यानी कि क्या कह रहा है कि मैकबेथ एक क्या है? तो एक प्रकार का है ट्रेजेडी। क्या है प्यारे विद्यार्थियों? ट्रेजेडी, यानी कि मैकबेथ शेक्सपियर द्वारा लिखित 4 ट्रेजेडीज में से एक है जिसमें अधिकांश या अत्यधिक महत्वाकांक्षा के कारण नायक का पतन दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि प्यारे विद्यार्थी एज यू लाइक इट इज ए, यानी कि एज यू लाइक इट एक क्या है? तो एक प्रकार का कॉमेडी है। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग यदि थ्योरी पढ़े होंगे तो आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, नहीं पढ़े होंगे तो घबराने की कोई बात नहीं, आप 2 वीडियो कर लीजिए, आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिट होगा। जॉन मिल्टन रोट, यानी कि जॉन मिल्टन ने लिखा, क्या लिखा? तो पैराडाइज लॉस्ट लिखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि मिल्टन बिलोंग टू द, क्या कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों कि मिल्टन किस युग से संबंधित थे? तो इनका नाम किस युग से थे? तो पुरितन युग से या प्यूरिटन युग से ये संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि पैराडाइज रिगेंड इज रिटन बाय, यानी कि पैराडाइज रिगेंड किसके द्वारा लिखी गई है? तो इनको जो लिखने वाले थे वो मिल्टन थे। कौन थे दोस्तों? मिल्टन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि द रोमांटिक एज इम्फेसाइज्ड, यानी कि रोमांटिक युग ने किस पर जोर दिया है? इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, इमेजिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि कुबला खान वाज रिटन बाय, यानी कि कुबला खान किसके द्वारा लिखा गया था? इसको जो लिखने वाले थे वो कौन थे? कोलेरिज। कौन थे? कोलेरिज। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्जाई मैंडीज वाज रिटन बाय, यानी कि ओजी मैंडियोज किसके द्वारा लिखी गई थी? इसको जो लिखने वाले थे शैली थे। कौन थे? शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि बायरन इज फेमस फॉर, क्या कह रहा है? बायरन जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बायरनिक हीरो के लिए, यानी कि लॉर्ड बायरन साहित्य में एक विशेष प्रकार के चरित्र को जन्म देने के लिए प्रसिद्ध है जिसे बायरनिक हीरो कहा जाता है। यह नायक बुद्धिमान, विद्रोही, रहस्यमयी और अपने ही विचारों में डूबा रहने वाला होता था। आई होप कि वीडियो समझ में आ रही हो। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, कह रहा है कि टू आउटमन इज रिटन बाई, यानी कि टू आउटमन किसके द्वारा लिखी गई? तो इसको जो लिखने वाले थे उनका नाम था किट्स। क्या नाम था? किट्स था दोस्तों। आप लोग याद रखेंगे, सभी क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको पता है कि शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल पर बताया वही जाता है जो एग्जाम में आता है। किट्स इज फेमस फॉर, यानी कि किट्स किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ओड्स के लिए। किसके लिए दोस्तों? ओड्स के लिए। ठीक है, यानी कि जॉन किट्स अपने 6 महान गीतों यानी ओड्स, जैसे ओड्स टू ए नाइटिंगेल, ओड एंड ए ग्रेसियन अर्ल के लिए अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में अमर हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों
कि ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी अपियर्स इन, यानी कि क्या कह रहा है कि सुंदरता ही सत्य है, सत्य ही सुंदरता है, या पंक्ति में किस में दिखाई देती है? ये दिखाई देती है ओड ऑन ग्रेसियन अर्न में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 है कि एडोनिस इज रिटन बाई, यानी कि एडोनिस किसके द्वारा लिखी गई थी? इसको जो लिखने वाले थे उनका नाम था शैली। क्या था दोस्तों? शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि द प्रेल्यूड वाज रिटन बाई, यानी कि द प्रेल्यूड किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इनका जो नाम था वर्ड्सवर्थ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। दोस्तों यहाँ पे आपका क्वेश्चन थोड़ा सा फास्ट करा जा रहा है क्योंकि एग्जाम आपका बहुत सर पे आ चुका है। द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर वाज रिटन बाई, क्या कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों कि द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर किसके द्वारा लिखी गई थी? इसको जो लिखने वाले थे उनका नाम था कोलेरिज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 कोलेरिज इज एसोसिएटेड विथ, यानी कि कोलेरिज का संबंध किससे है? तो इनका जो संबंध है वो सुपर नेचुरलिज्म से है। ठीक है, बिल्कुल फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि ओड टू द वेस्ट विंड इज रिटन बाई, क्या कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों कि ओड टू द वेस्ट विंड किसके द्वारा लिखी गई है? इसका जो लिखने वाले थे उनका नाम था सेली। क्या था प्यारे विद्यार्थियों? सेली। कह रहा है कि सेली इज कॉल्ड, यानी कि सेली को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है रेबल पोएट कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? रेबल पोएट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि माई लास्ट ड्यूसेस वाज रिटन बाई, यानी कि क्या कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों कि माई लास्ट डचेज किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इनका किसके द्वारा? ब्राउनिंग के द्वारा। किसके द्वारा प्यारे विद्यार्थियों? ब्राउनिंग के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि द विक्टोरियन एज इज मार्क्ड बाई, यानी कि विक्टोरियन युग की मुख्य विशेषता क्या है? तो साइंटिफिक प्रोग्रेस भी है, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट भी है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी है, इसलिए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन इसका फोर्थ हो जाएगा ऑल द, यानी कि ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 रवि बेन एरा वाज रिटन बाई, यानी कि रवि बेन एरा किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इनको जो लिखने वाले थे उनका नाम था ब्राउनिंग। क्या नाम था दोस्तों? ब्राउनिंग। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा ब्राउनिंग। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि टेनियोसन बिकेम पोएट एल्यूरेट आफ्टर, यानी कि टेंशन किसके बाद राज कवि बने थे? तो किनके बाद? तो वर्ड्सवर्थ के द्वारा बाद। ठीक है, यानी कि वर्ष 1850 में विलियम वर्ड्सवर्थ की मृत्यु के बाद महारानी विक्टोरिया ने अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को इंग्लैंड का अगला पोएट लैरियट नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि द सोलर जिप्सी वाज रिटन बाई, यानी कि द सोलर जिप्सी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो उनका नाम था अर्नॉल्ड। क्या नाम था दोस्तों? अर्नॉल्ड नाम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि मैथ्यू अर्नॉल्ड कॉल्ड पोएट्री, यानी कि मैथ्यू अर्नॉल्ड ने कविता को क्या कहा? तो कविता को उन्होंने क्या कहा? क्रिटिज्म ऑफ लाइफ कहा है दोस्तों, क्रिटिज्म ऑफ लाइफ, यानी कि कविता मूल रूप से जीवन की एक आलोचनात्मक या मूल्यांकन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि द वेस्ट लैंड वाज रिटन बाई, यानी कि द वेस्ट लैंड किसके द्वारा लिखी गई थी? इनको जो लिखने वाले थे उनका नाम था एलियोट। क्या नाम था? एलियोट। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि मॉडर्निज्म डेवलप मेनली आफ्टर, यानी कि मुख्य रूप से किसके बाद आधुनिकवाद विकसित हुआ? किसके बाद? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध की भयानक तबाही के बाद इंसानी मूल्यों और पुरानी परंपराओं से लोगों का विश्वास उठ गया, जिसने साहित्य और कला में मॉडर्निज्म का जन्म दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 करेक्ट W.B. ईस्ट रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन, यानी कि W.B. ईट्स को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में मिला था? ठीक है, W.B. मतलब विलियम बटलर ईट्स। ठीक है, इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो 1923 को मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 कहते हैं कि सेलिंग टू बाइजेंटियम वाज रिटन बाई, यानी कि सेलिंग टू बाइजेंटियम किसके द्वारा लिखी गई थी? इनको जो लिखने वाले थे उनका नाम था ईस्ट। ठीक है, ईट्स था दोस्तों। कह रहा है कि फिलिप लार्किन इज नोन फॉर, यानी कि फिलिप लार्किन जो है किसके लिए जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं किसके लिए? मॉडर्न रियलिस्टिक पोएट्री के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि द वेस्ट लैंड ओपन विथ द लाइन, यानी कि द वेस्ट लैंड की शुरुआत किस पंक्ति से होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ, यानी कि इसका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। कह रहा है कि ए स्टेंजा ऑफ टू लाइन्स इज कॉल्ड, यानी कि द जो ये स्टेंजा होता है दोस्तों, यानी कि दो पंक्तियों का स्टेंजा या छंद जो होता है उसको क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है कॉपलेट। कॉपलेट कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों, यानी कि कविता में लगातार आने वाली दो पंक्ति जो आमतौर पर आपस में तुकबंदी यानी कि राइम करती है उन्हें कॉपलेट यानी कि दोहा कहा जाता है हिंदी में इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि अ स्टेंजा ऑफ 3 लाइन्स इज कॉल्ड, क्या कह रहा है दोस्तों? 3 पंक्तियों के छंद स्टेंजा को कहा जाता है, उसे कहा जाता है टेरसेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेरसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 49 करा कि द रिसेपिटिशन ऑफ वॉवेल साउंड इज कॉल्ड, यानी कि स्वर ध्वनियों की बार बार होने वाली आवृत्ति को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एसोनेंस। क्या कहते हैं दोस्तों? एसोनेंस। जब किसी कविता की पंक्तियों के शब्दों के बीच में एक ही स्वर ध्वनि जैसे ए ई आई ओ यू का साउंड बार बार दोहराई जाए तो उसे एसोनेंस या अलंकार कहा जाता है, स्वर साम्य कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा प्यारे विद्यार्थियों, द रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट लाइन एंडिंग, यानी कि पंक्तियों के अंत में व्यंजन ध्वनियों की समानता है तुकबंदी को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है राइम। क्या कहा जाता है दोस्तों? राइम। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि ए पॉज विद इन ए लाइन ऑफ पोएट्री इज कॉल्ड, यानी कविता के पंक्ति के बीच में आने वाले ठहराव या विराम को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है कॉइजुरा। क्या कहा जाता है? कॉइजुरा। कविता पढ़ते समय बीच में लय बनाए रखने के लिए एक छोटा सा विराम या पॉज दिया जाता है, उसे कॉइजुरा कहते हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 एन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाई ए स्ट्रेस्ड सिलेबल फॉर्म, यानी कि एक बिना आघात वाले शब्दांश के बाद एक आघात वाले शब्दांश का आना क्या कहलाता है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, लैम कहलाता है। प्यारे विद्यार्थियों, क्या कहलाता है? लैम, या उसे लैम फूड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 कह कि अ स्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाई एन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉर्म, यानी कि क्या कह रहा है कि एक आघात वाले शब्दांश के बाद बिना आघात वाले शब्दांश का आना क्या बनाता है? तो एक प्रकार का ट्रॉची बनाता है। प्यारे विद्यार्थियों, क्या बनाता है? ट्रॉची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54 कराएगी अ फूड कंटेनिंग 3 सिलेबल्स इज कॉल्ड, क्या कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों कि 3 शब्दांशों वाले एक छंद पैर को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ट्राई सिलेबिक फूड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि मोनोमीटर कंसिस्ट ऑफ, यानी कि मोनोमीटर में होते हैं क्या होते हैं? 1 फुट होते हैं। कितने फुट होते हैं दोस्तों? 1 फुट। क्वेश्चन नंबर 56 कह है कि ट्राई मीटर कंसिस्ट ऑफ, यानी कि ट्राई मीटर में होते हैं तो कितने होते हैं? 3 फीट होते हैं। कितने? 3। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। कह रहा है कि टेट्रामीटर कंसिस्ट ऑफ, यानी कि टेट्रामीटर में कितने होते हैं? तो इसको बताना है, तो इसमें 4 होते हैं। नाम से ही सबका पता चल जाएगा दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि हेप्टामीटर कंसिस्ट ऑफ, हेप्टामीटर में जो होता है वो कितना होता है? तो उसमें 7 होता है। कितना होता है प्यारे विद्यार्थियों? 7। हेप्टा का अर्थ होता है 7। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि एन ऑक्टेव कंटेंस, यानी कि एक ऑक्टेव में कितनी पंक्तियां होती हैं? तो टोटल 8 पंक्तियां होती हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, 8 पंक्तियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 करा कि द स्पेंसरियन स्टेंजा एंड्स विथ, यानी कि स्पेंसरियन स्टेंजा का अंत किस पंक्ति से होता है? तो होता है अलेक्जेंड्राइन से। किससे होता है? अलेक्जेंड्राइन से, यानी कि एडमंड एक्सपेंसर द्वारा बनाए गए 9 लाइन्स के इस स्टेंजा में शुरुआती 8 लाइन्स जो होता है, यानी कि लैम्बिक पेंटामीटर में होती है, लेकिन यानी 9वीं पंक्ति 6 चरणों वाली होती है, जिसे अलेक्जेंड्राइन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 एन अलेक्जेंड्राइन लाइन्स कंटेंस, यानी कि एक अलेक्जेंड्रीन पंक्ति में कितने चरण होते हैं? तो 6 फीट होते हैं। कितने? 6 फीट होते हैं प्यारे विद्यार्थियों। फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 कराया कि द कंपेरिजन बिटवीन अनलाइक थिंग्स यूजिंग लाइक और एज इज, क्या कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों की लाइक या एज का प्रयोग, या लाइक और एज का प्रयोग करके 2 अलग चीज़ों के बीच की जाने वाली तुलना को कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है सिमली। ठीक है, सिमली कहा जाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं उपमा अलंकार। ठीक है, जैसे ही इज एज ब्रेव एंड ए लायन। क्वेश्चन नंबर 63 गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, क्या कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों को निर्जीव वस्तुओं को मानवीय गुण या भावनाओं देना क्या कहलाता है? तो कहलाता है पर्सोनिफिकेशन। क्या कहलाता है प्यारे विद्यार्थियों? पर्सोनिफिकेशन, यानी कि मानवीकरण अलंकार। जैसे लव इज ब्लाइंड, यानी कि प्यार अंधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि ए डेलिब्रेट एग्जागरेशन इज कॉल्ड, यानी कि किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहना या बताना क्या कहलाता है? तो एक प्रकार का हाइबर बोल कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि पार्टिंग इज सच सीट सोरो इन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि बिछड़ना ऐसा मीठा दर्द है या किसका उदाहरण है? तो एक प्रकार का ऑक्सीमोरॉन का एग्जाम्पल है। ऑक्सीमोरॉन यानी कि विरोधाभास अलंकार। आई होप कि आपको हिंदी में भी बताया जा रहा है तो आपको और अच्छे से क्लियर होता जा रहा होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो पसंद आ रही है, नहीं आ रहा है। पसंद आ रहा होगा वीडियो को लाइक करिएगा और बताइएगा कमेंट में वीडियो समझ में आता है कि नहीं आता है, ताकि अगले सेमेस्टर से और आपको टाइमली आपको प्रिपरेशन कराया जा सके। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा किस यूनिवर्सिटी से, कब आपका एग्जाम है। मेटोनिमी मीन्स, यानी कि मेटोनोमी का अर्थ है यानी कि लक्षण अलंकार। तब इसका करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल हो जाएगा, वन थिंग्स रिप्रेजेंटेड बाय अनदर क्लोजली रिलेटेड थिंग। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67 प्यून इज बेस्ड ऑन, क्या कह रहा है? प्यून इज बेस्ड ऑन, यानी कि प्यून जिसको कहते हैं सलेस अलंकार, किस पर आधारित होता है? तो सिमिलर साउंड एंड डबल मीनिंग पे ये
होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, आयरनी रिफर्स टू यानी कि विडंबना का तात्पर्य किससे है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, अपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि सिंबोलिज्म बिकम इंपॉर्टेंट इन यानी कि क्या करा है, प्रतीकवाद यानी कि किसमें महत्वपूर्ण हो गया है? तो मॉडर्न पोएट्री में हो गया है। फर्स्ट इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। आई होप की वीडियो आपको अच्छे समझ में आ रही होगी। कह रहा है कि 70 कह रहा है इमेजरी अपीयल्स टू यानी कि इमेजरी किसे प्रभावित या आकर्षित करती है? तो सेंसेस को। किसको प्यारे विद्यार्थियों? सेंसेस को। सेकंड बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि आर्ट फॉर आर्ट्स सैक इज एसोसिएटेड विथ यानी कि कला के लिए का सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, एस्थेटिक मूवमेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि ऑस्कर वाइल्ड इज एसोसिएटेड विथ क्या कह रहा है? ऑस्कर वाइल्ड का संबंध किससे है? तो इनका जो संबंध है एस्थेटिकिज्म से है। किससे है? एस्थेटिकिज्म से। ठीक है, यानी कि सौंदर्यवाद से। क्वेश्चन नंबर 73 द एसे एज ए लिटरेरी फॉर्म वाज पॉपुलराइज्ड बाय यानी कि एक साहित्यिक रूप में निबंध को किसने लोकप्रिय बनाया था? तो उनका नाम जो था बैकॉन था। क्या था दोस्तों? बैकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि फ्रांसिस बैकॉन इज फेमस फॉर हिज यानी कि फ्रांसिस बैकॉन अपने किसके लिए प्रसिद्ध था? तो एसे के लिए। किसके लिए दोस्तों? एसे के लिए। यानी कि फ्रांसिस बेकन को अंग्रेजी साहित्य में फादर ऑफ इंग्लिश एसे कहा जाता है। वे अपने ज्ञान से भरे छोटे और चुस्त निबंधों के लिए विख्यात हैं। क्वेश्चन नंबर 75 और आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, ऑफ स्टडी वाज रिटन बाय यानी कि ऑफ स्टडी किसके द्वारा लिखा गया था? तो इनको लिखने वाले थे जो, उनका नाम था बैकॉन। यानी कि ऑफ स्टडी फ्रांसिस बैकॉन का सबसे प्रसिद्ध और कालजयी निबंध यानी ऐसे है जिसमें उन्होंने पढ़ाई के लाभ, उसके सही यूजेज और बुक को पढ़ने के तरीके के बारे में बहुत ही व्यवहारिक बातें बताई हैं। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ठीक है, आपका एग्जाम एकदम नज़दीक है दोस्तों, तो आप लोग यदि 10 बजे से भी एग्जाम है किसी का तो आप 8-9 बजे भी देखना शुरू करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ईजिली आप इतना कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इंग्लिश का पेपर सिर्फ रटने का नहीं होता है। एग्जाम हॉल में जब आपके सामने 75 क्वेश्चन आएंगे तो एलिमिनेशन मेथड कैसे लगाना है यह कला मैं आपको सिखाया हूं। और हाँ, चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस पूरे मॉडल पेपर 2 के आंसर और एक्सप्लेनेशन की जो नोट्स है उसे आप अच्छे से कर लीजिएगा नोट। ठीक है, या तो वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो भाई बहनों 20 मई की इस जंग के लिए क्या आप पूरी तरह तैयार हैं? तो कमेंट्स बॉक्स में एक अपनी हाजिरी जरूर लगाइएगा कि जी हाँ सर हम तैयार हैं। अगर आज का यह दमदार मॉडल पेपर 2 पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करके प्यार जरूर दिखाइएगा अपने कॉलेज के हर ग्रुप में हर दोस्त के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा ताकि कोई भी हमारा भाई बहन पीछे न छूट जाए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब बटन को तोड़ दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए क्योंकि आपकी इस तैयारी को आखिरी मुकाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। मिलते हैं आपसे सीधे अब अगले क्लास में। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए, क्योंकि आप लोग पहले बताते नहीं हैं, टाइम कम बचता है तो बताते हैं। फिर भी आपके लिए 2 वीडियो इनफ है। इससे पहले हम मॉडल पेपर 1 करा चुके हैं, उसे आप नहीं देखेंगे तो उसे भी जाकर देख लीजिएगा। ज़्यादा लंबा नहीं है, दोनों मिला करके आप लगभग 30 से 40 मिनट का वीडियो दोनों आप 2x पे देखेंगे तो और कम हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों वीडियो आप देख लीजिएगा और अपने एग्जाम में फोड़ करके आइए। ठीक है दोस्तों, तो सभी लोग अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए किस यूनिवर्सिटी से हैं, कब आपका एग्जाम है, और लाइक जरूर करिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। और सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे मैक्सिमम बच्चे जुड़े हुए हैं। वहाँ पे कोई भी बात हो तो वहाँ पे आसानी से डिस्कस होता है और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, जॉब से इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड फास्ट अपडेट वहाँ पे दी जाती है। तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, फोड़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।